हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर की। यानी कि जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो हम अपने अकाउंट्स को कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर यानी पार्टनर की कभी भी अगर डेथ हो जाती है तो बाकी पार्टनर्स कैसे उसको ट्रीट करने वाले हैं, उसके लीगल हायर्स को कितना पेमेंट करने वाले हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो डेथ ऑफ पार्टनर में देखो क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा एक साल है, यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल में अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और ये जाता है हमारा 31 मार्च तक। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मरने वाला यही बोलेगा कि मैं 1 अप्रैल में मरूंगा, मतलब कोई डेट सेट तो नहीं है ना। वो किसी भी डेट में उसकी डेथ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 जुलाई में हो सकती है, किसी भी डेट में उसकी डेथ हो सकती है। तो जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके लीगल हायर्स को कितना पेमेंट किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स 90% वही हैं जो हमने रिटायरमेंट में पढ़े हैं। कौन कौन से? जैसे न्यू रेशो, और आई कैन से गेनिंग रेशो। सेकंड हमने पढ़ा था वहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट, वो भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके बाद हमने वहाँ पर पढ़ा था रीवैल्यूएशन, और उसके बाद हमने पढ़ा था वहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर डेथ वाले पार्टनर को हम बोल सकते हैं डिसीज्ड पार्टनर। तो डिसीज पार्टनर को उसके जो अकाउंट्स है उसका क्या सेटलमेंट कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो रिटायरमेंट में हो सकता है बट हम वहाँ पर सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर न्यू रेशो वैसे ही सेम है जैसा हमने रिटायरमेंट में सीखा था। ये सेकंड पोर्शन भी सेम है, दिस इज़ ऑल्सो सेम सेम सेम, बस ये हमें यहाँ पर सीखना है न्यू। तो मैं बात करता हूँ शेयर ऑफ पार्टनर की, शेयर ऑफ प्रॉफिट की। शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको? टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मेरे 2 फाइनेंशियल ईयर हैं या फिर 2 अकाउंटिंग ईयर हैं। यहाँ पर ये A, B और C, A, B एंड C, ये 2011 और अब चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 2012। तो यहाँ पर भी ये तीनों पार्टनर्स हैं A, B एंड C। अब अचानक यहाँ पर 1 अक्टूबर में C की डेथ हो जाती है। अब C की डेथ हो गई तो एक तरीके से वो रिटायर हो गया, बिज़नेस से चला गया। वो बिज़नेस से चला गया तो उसके घर वाले लीगल हायर्स उनको बोलते हैं। तो लीगल हायर्स आएंगे और लीगल हायर्स आकर के अपना वो जो पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है उसका कैपिटल अकाउंट्स, ये जो चीज़ें उसको दी जानी है उससे ली जानी है उसका पूरा सेटलमेंट वहाँ पर करेंगे। माई क्वेश्चन इज़ कि जब लास्ट ईयर कंप्लीट चला होगा तो वहाँ पर हमने क्या क्या बनाया होगा। वहाँ पर हमने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, साल के एंड में बनता है। उसके बाद हमने बनाया होगा P&L अकाउंट, और उसके बाद हमने बनाया होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें बनाकर हमने C को उसका प्रॉफिट दे दिया होगा, नेट प्रॉफिट जो साल में हुआ होगा C को हमने C का दे दिया होगा। लेकिन इस साल में यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर ये 1 अक्टूबर तक ये जो पूरा पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में तो वो C बिज़नेस में ही था, और बिज़नेस में ही था तो बिज़नेस ने ज़रूर इस पोर्शन में, इस पीरियड में पैसा कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन प्रॉफिट हमें नहीं पता। प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब साल का एंड होगा। यहाँ पर हम वापस से ट्रेडिंग P&L और P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अभी हमें प्रॉफिट नहीं पता। लेकिन जाने वाला पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है उसको तो हमें प्रॉफिट का शेयर उसको देना पड़ेगा। तो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट करेंगे यही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मैंने हमेशा की तरह इसको 2 पोर्शन में बांट दिया है। 2 पोर्शन में कैसे? फर्स्ट इज़ केस नंबर 1 एंड सेकेंड इज़ केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर इज़ व्हेन देयर इज़ नो चेंज, व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन न्यू रेशो।
ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी एंड सी, ए का रेशो 3:2:1, ये सी बिजनेस से चला गया तो सी अगर ख़त्म तो इनका रेशो क्या है 3:2। पहले भी 3:2 था और अब भी 3:2 है। तो क्या यहाँ पर कोई चेंज है? आंसर इज़ नो। तो ऐसे केस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? और केस नंबर 2 इज़ व्हेन देयर इज़ चेंज, व्हेन देयर इज़ चेंज इन न्यू रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर रिमेनिंग पार्टनर के रेशो में अगर चेंज होगा तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? केस नंबर 2 है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। इनका रेशो था 3:2:1। ये सी बिजनेस से रिटायर हो गया तो बचे कौन? बचे ए और बी। इनका पहले रेशो हुआ करता था 3:2, बट अभी वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो इसको 1:1 में बांटेंगे। तो यहाँ पर रेशो चेंज हो गया। तो ये हो गया केस नंबर 2। तो दोनों तरीके से हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 की, जहाँ पर कोई चेंज, नो चेंज इन पीएसआर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर कोई चेंज नहीं है तब हम कैसे करेंगे? देखो बिल्कुल सिंपल है। जो पार्टनर जा रहा है उसको हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बट पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उसको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट का शेयर देंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, उससे कुछ लेते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिख देंगे टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल और देंगे क्या? प्रॉफिट। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? साल के एंड में, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो अगर हमें प्रॉफिट होगा और हम डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। और नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग द प्रॉफिट गिवन टू डिसीज्ड पार्टनर, ये लीजिए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि केस नंबर 1 में ही जहाँ पर रेशो चेंज नहीं हुआ है वहाँ पर अगर हमें लॉस हो गया तो, इफ़ देयर इज़ लॉस, वहाँ पर अगर हमें लॉस हो गया तो, वहाँ अगर हमें लॉस हो गया तो हम बोलेंगे, इसका जस्ट रिवर्स एंट्री बना देंगे। डिसीज पार्टनर से पैसा लिया जाएगा तो उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और नरेशन वही हो जाएगी, बीइंग द लॉस शेयर्ड। ये जो P&L सस्पेंस है, अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो ये आपका एसेट साइड में लिख दोगे आप, और अगर आपको लॉस हुआ है तो ये P&L सस्पेंस आप लिख दोगे नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर 1 जहाँ पर कोई रेशो चेंज नहीं होगा तो एंट्रीज हम ये बनाएंगे। बट अगर केस नंबर 2 होगा, केस नंबर 2, when there is change in PSR, जैसे मैं कहता हूँ कि ये A, ये B एंड ये C 3:2:1, C की डेथ हो जाती है, पार्टनर बचेंगे A और B और उनका नया न्यू रेशो हो गया 1:1। तो क्या यहाँ पर रेशो चेंज हो गया? आंसर इज यस। तो अगर रेशो चेंज हो गया तब क्या एंट्रीज बनानी है हमें? ध्यान रखिए, अगर आपको प्रॉफिट होता है, इफ़ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में और हमें जाने वाले पार्टनर्स को देना है तो उसको तो आप क्रेडिट ही करेंगे डिसीज पार्टनर को, क्योंकि आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। बट डेबिट किससे करेंगे? डेबिट करेंगे हम गेनिंग पार्टनर्स को, यानी जिन्होंने शेयर को गेन किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा गेनिंग पार्टनर्स
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। बट अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो लॉस हो जाता है तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी। डिसीज पार्टनर को आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा है कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे अगर हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है अपने डिसीज पार्टनर को। तो मैंने आपको दो केसेस समझाया कि अगर रेशो चेंज ना हुआ हो तो क्या करना है, और रेशो चेंज हो जाएगा तो क्या करना है। अगर रेशो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो आपको फिर पीएनएल सस्पेंस से एंट्री बनानी है। यानी प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको लॉस हुआ तो उसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। और उसके बाद अगर मान लो रेशो चेंज हो जाता है तो फिर आप प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है वो पैसा, डिसीज पार्टनर्स को। बट अगर लॉस हो जाता है तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री आप बनाएंगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। और ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल में आपको पता है कि जो अमाउंट आता है वो किस में आता है, गेनिंग रेशो में आता है। ये ध्यान रखना, गेनिंग रेशो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉफिट कैलकुलेशन किया कैसे जाता है। हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। यानी जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है वो पार्टनर को जो हम प्रॉफिट का शेयर देंगे उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन होता है ये शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन करना है इसके हमारे पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट मेथड इज मेथड 1, on time basis, and method 2 is on sales or turnover basis। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टाइम बेसिस का मेथड क्या है। मेथड नंबर 1, ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस पर हम कैसे उसको प्रॉफिट देने वाले हैं, कैसे कैलकुलेशन करने वाले, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जैसे हमारा करंट ईयर है, ठीक है ना, और ये है हमारा फर्स्ट डे, दैट इज़ 1 अप्रैल, एंड दिस इज़ लास्ट डे 31 मार्च। और यहाँ पर 1 अक्टूबर में पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनर्स डेथ। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी 3:2:1 इनका रेशो है। तो यहाँ पर ये जो सी है इसकी डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर में। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, इसको हम बोलते हैं इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड। और इसका हमें निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो हमें किसको देना है, जो हमें देना है सी को।
सी इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब आपके देखिए टाइम बेसिस के हिसाब से अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 2019। हमें ये पता है कि पिछले साल 2018 में हमें प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का। तो अगर हम एक एस्टिमेशन लगाएं, एक एक्सपेक्टेशन लगाएं, तो हम ये मानकर चल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हम इस साल उसको प्रॉफिट मानने वाले हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे साल का इस साल का प्रॉफिट भी 1 लाख ही रहेगा। अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट 1 लाख था, कोई हमारा चेंज नहीं हुआ है प्रॉफिट का रेशो, तो इस साल भी क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। तो वो 1 लाख का प्रॉफिट जो हमें होने वाला है वो तो पूरे साल का है, बट हमें कितना चाहिए, सिर्फ इस इंटरवेनिंग पीरियड का। तो इंटरवेनिंग पीरियड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें पता है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, तो ये अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ्स का हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बिकम 50,000। अब हमें ये 50,000 पता चल गया 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक, यानी इंटरवेनिंग पीरियड का हमें प्रॉफिट पता चल गया। अब इस 50,000 में हमें पता करना है कि सी का शेयर कितना है। ईजी है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 को इंटू 1/6, 50,000 इंटू 1/6, इट विल बिकम 8,333। तो ये हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ईजी है। तो ये होगा टाइम बेसिस। अब यहाँ पर आप देखिए आपने कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया। आपको सबसे पहले निकालना होता है अपना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपको निकालना है। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मतलब ये 50,000। तो ये आप कैसे निकालते हैं, या तो आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन बोलेगा कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पर निकालिए, तो आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे, या फिर क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि पिछले 2-3 सालों का प्रॉफिट देकर क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालिए। तो आप उस लास्ट ईयर के प्रॉफिट को या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस को मानते हुए आप उस एवरेज प्रॉफिट को या फिर लास्ट ईयर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे पीरियड अप टू द डेथ, यानी जिस दिन उसकी डेथ हुई है पार्टनर की उस दिन तक का पीरियड कितना है, एंड डिवाइड बाई 12। देखो वही किया है हमने, हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6/12 से, और उसके बाद ये हमें पता चल गया प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। अब हमें निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये जो आपका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आया है 50,000 का, आपने इसको क्या किया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर के साथ 1/6, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। ईजी है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ आपको समझाने के लिए, तो एग्जांपल मेरे साथ लिखिए। एग्जांपल नंबर 1,
अब देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, ABC 3 पार्टनर्स हैं और ABC 3 पार्टनर्स का जो रेशो है दैट इज़ 3:2:1 और C की डेथ हो गई है 1 अक्टूबर 2018 में। और यहाँ पर आपको पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। 15 का है 2 लाख, 2016 का है 2 लाख एंड 2017 का 40,000 हमें लॉस हो गया है। फिर आगे लिखा है द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू C वॉज टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर्स। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लीजिए और उसके हिसाब से आप उसको प्रॉफिट का शेयर दे दीजिए। अब हमें यहाँ पर 2 केस दे रखे हैं जो मैंने आपको सिखाए थे। तो अगर मैं केस नंबर A की बात करूँ, सॉल्यूशन केस नंबर A, जहाँ पर कोई रेशो चेंज नहीं होता, तो वहाँ पर हम एंट्री क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 में प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू डिसीज्ड पार्टनर। आप ये देखिए, सबसे पहले आपको निकालना होता है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। और वो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम अप टू द डेथ एंड डिवाइड बाय 12। अब मुझे निकालना है अपना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट लॉसेस ले लीजिए। तो मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं 2 लाख प्लस 2 लाख एंड माइनस 40,000 का जो लॉस हुआ है उसको आप लेस कर दीजिए, डिवाइड बाई 3। 2 लाख प्लस 2 लाख लेस 40,000 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000। ये आ गया 1,20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आपको जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना था वो आपका था 1,20,000 और अप टू द डेट ऑफ डेथ टाइम कितना है, 6 मंथ्स। कैसे, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 6 मंथ्स। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से, तो ये आपका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। अब आपको निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 60,000 अगर 6 महीने का प्रॉफिट है, आपको निकालना है सिर्फ C का शेयर किया था 1/6, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो ये आ जाएगा 10,000। अब अगर मैं केस A की बात करूं, जहां पर रेशो चेंज नहीं हो रहा था, तो वहां पर आप एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना अमाउंट, 10,000 एंड 10,000। लेकिन बी में हमें क्या दे दिया, क्वेश्चन में न्यू रेशो दे दिया इक्वल। तो यहाँ पर हमें क्या एंट्री बनानी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। अब डिसीज पार्टनर्स कैपिटल C है वो तो हमें पता है, लेकिन गेनिंग पार्टनर्स कौन है, उनका गेनिंग रेशो क्या है वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। 3 पार्टनर्स थे A, B और C। इनके ओल्ड रेशो की बात करूँ तो वो था 3:2:1, लेकिन अब न्यू रेशो A का और B का हमें पता है 1:1। और गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, न्यू माइनस ओल्ड। तो हमें निकालना है A का और B का। तो A का न्यू कितना है 1/2 एंड 1/2 लेस 3/6 एंड 2/6। तो यहाँ पर आ गया हमारा, सिर्फ B ने गेन किया है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे तो B को डेबिट करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको देना है, C को। तो हम लिखेंगे C इज़ कैपिटल। दोनों में कितना आ जाएगा, 10,000 एंड 10,000। तो ये हमने कर लिया है टाइम के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2,
जो है ऑन सेल्स बेसिस, या उसको हम बोल सकते हैं टर्नओवर बेसिस। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब आप समझिएगा। देखो जैसे ये 2 साल है, ठीक है, ये 2 साल हैं, ये 2019 है यानी 2020 है। तो यहाँ 2019 में मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ था 20,000 और मैंने सेल की थी 1 लाख की। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे प्रॉफिट पर, जो सेल पर प्रॉफिट हुआ था दैट वाज 20%, क्योंकि सेल कितनी थी 1 लाख, प्रॉफिट कितना था 20,000। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ था वो 20% हुआ था लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पर 1 अप्रैल है और यहाँ पर 1 अक्टूबर में पार्टनर की डेथ हो गई है। तो ये जो 6 मंथ से यहाँ की प्रॉफिट हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ की सेल्स तो हमें पता होंगी। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ की सेल्स है 50,000, तो यहाँ की सेल अगर 50,000 तो क्या इस पर अगर मैं लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट का परसेंटेज थी अगर मैं उसको लगा दूंगा तो क्या मेरा यहाँ का प्रॉफिट ही पता चल जाएगा? ईजिली पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? 50,000 मेरी सेल है, उस पर मैंने लास्ट ईयर 20% कमाया था प्रॉफिट का, तो यहाँ पर भी अगर मैं 20% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पूरे साल के लिए कितना आया था 20,000 और यहाँ पर 6 महीने के लिए कितना आ गया? 10,000। ईजी। तो लिखिए इसके भी। अगर आपको यहाँ का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना है तो बहुत ईजी है। लास्ट ईयर प्रॉफिट लीजिए, डिवाइड कीजिए लास्ट ईयर सेल से, मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट ईयर सेल से। कैसे? आपको मैं ऊपर एग्जांपल में बताता हूँ। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था? 20,000। लास्ट ईयर सेल कितनी थी? 1 लाख। लेकिन करंट ईयर में सेल कितनी हुई है? 50,000। तो आपको पता चल जाएगा आपका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 50,000, ये आ गया 10,000। अब ये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट में आप सी का शेयर निकालोगे। तो अगर आप सी का शेयर निकालोगे पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो कैसे आप निकालना है? आप निकालोगे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर के साथ। डन? ओके। अब यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ जिसमें आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो लिखिए मेरे साथ, ए बी एंड सी आर 2:2:1 पार्टनर्स। C was died 1 October 2019. The profit for the year 2018 was 20,000 and sales for 2018 and 2019 were 1 lakh and 50,000 respectively. C share of profit was to be given on sales basis. Pass the journal entries in 2 following cases. A case, there is no change, new ratio, and B cases,
न्यू रेशो ऑफ A एंड B इज़ 2:1। अब देखो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं ABC और उनका रेशो है 2:1। क्वेश्चन ने बोला है कि C की डेथ हो गई है 1 अक्टूबर में और यहाँ पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 20,000, लेकिन लास्ट ईयर की सेल हमें दे रखी है 1 लाख एंड करंट ईयर की सेल दे रखी है 50,000। और बोला है C को जो प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा वो टू बी गिवन ऑन सेल्स बेसिस पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट का। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले आप निकालिए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाई लास्ट ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल। अब देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था हमारा 20,000 का, सेल कितनी थी 1 लाख, करंट ईयर की सेल कितनी है 50,000, तो हमारे पास ये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। और यहाँ पर अगर मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करूँ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 इंटू सी का शेयर कितना था 1/5, तो ये आ गया 2,000। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ केस नंबर ए की, तो हमें क्या एंट्री बनानी पड़ेगी? हमें एंट्री बनानी होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वहाँ पर कोई रेशो में चेंज नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको देना है? ये देना है हमें सी को। सो सीज कैपिटल अमाउंट इज़ 2,000 एंड 2,000। लेकिन बी में हमें एंट्री बनानी होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बट गेनिंग कौन है और गेनिंग रेशो क्या है नहीं पता, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। अब देखो यहाँ पर 2 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, रेशो था 2:1। अब सी तो नहीं रहा तो बचे ए और बी। तो ए और बी का न्यू रेशो क्वेश्चन ने खुद बोला है हमें कितना है 2:1, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2:1। और गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का और बी का हमें गेनिंग रेशो निकालना है, तो ए का न्यू कितना है 2/3 एंड 1/3, इसमें से लेस करेंगे 2/5 एंड 2/5, तो ये एलसीएम ले लेंगे 15 10 6, तो ये हो गया आपका 4/15। और यहाँ पर भी 15 एलसीएम लेने के बाद 15 डिवाइड बाई 3, 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर देखो 1 आ गया है माइनस में। जब माइनस में 1 आ जाता है हमेशा ध्यान रखना ये रिवर्स में चला जाएगा, यानी कि ये हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और ये कौन है? गेनिंग पार्टनर। कभी भी अगर आपका माइनस में नेगेटिव आंसर आता है तो आप समझ जाइए वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होते हैं बट सेक्रीफाइसिंग डेबिट नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री यहाँ पर बनेगी, गेनिंग कौन है? गेनिंग है ए, एज कैपिटल, ठीक है। ये पैसा देना किसको? ये पैसा देना है हमें सी को, तो यहाँ पर आ जाएगा सीज कैपिटल। अब क्योंकि बी का नेगेटिव आया है यानी सेक्रीफाइसिंग आया है, तो डेबिट की जगह उसे क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीज कैपिटल, ठीक है। सी को कितना अमाउंट पे करना था? सी को अमाउंट पे करना था 2,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है ए का अमाउंट 4/15 1/15, बट किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 10,000। प्रॉफिट कितना था? 10,000। तो 10,000 का आप 4/15 निकाल लीजिए। 10,000 का 4/15, ये आपका आ रहा है 2667। और बी की अगर बात करें तो यहाँ का आप निकाल लीजिए 10,000 का, सेक्रीफाइसिंग कितना है उसका 1/15, तो 10,000 इंटू 1/15, तो ये आपका आएगा 667।
तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कवर अप हो जाता है। अब आपके टी एस ग्रेवाल के, डी के गोयल के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली।